अच्छा, सो क्वेश्चन 3 है हमारा क्या, स्लेवरी वाला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, हमेशा आता है, हमेशा आता है, हमेशा आता है। अब इसमें पूछा गया है स्लेवरी वाकई में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करी थी सोसाइटी और इकोनॉमी बढ़ाने में, किसकी, एंशियंट रोम की, एंशियंट ग्रीस की, एंशियंट रोम की, इन दोनों की बेसिकली बात हो रही है, इसकी भी और इसकी भी, स्लेवरी, सॉरी सॉरी। हम्म, चलो जानते हैं। डिड स्लेवरी प्ले अ वाइटल रोल इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी ऑफ द एंशियंट रोम एंड एंशियंट ग्रीस। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर फटाफट से इस क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। द स्लेवरी वॉज मेजर पार्ट ऑफ बोथ एंशियंट ग्रीक एंड एंशियंट रोम सिविलाइजेशन। ठीक है, एक सेकंड कलर चेंज कर। जो स्लेवरी रही है ना, स्लेवरी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और बहुत मेजर पार्ट रहा है एंशियंट ग्रीस का भी, एंशियंट रोम का भी, रोमन सिविलाइजेशन का भी। अनलाइक मॉडर्न सोसाइटीज लाइक दैट कंसीडर्ड slavery inhuman, illegal. In ancient times, it was common, legal and deeply rooted in daily life. जैसे कि आज के टाइम पे जो हाउस मेट्स होती हैं, है ना, हाउस मेट्स या हाउस हेल्प होती हैं, हाउस हेल्पर्स, वो उनके वो लीगल काम कर रहे हैं ना, लीगल उनका डेली लाइफ में काम रहता है, ठीक है। जैसे कोई भी उनका जो मालिक है वो जो कहता है वो करते हैं, ठीक है, लीगल चीज़ें हैं ना। तो वैसे ही उस टाइम में वर्क करता था। लेकिन उस टाइम में और इस टाइम में क्या फ़र्क है, आज के टाइम में वो अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपनी कुछ मजबूरी के चलते हुए, ठीक है, जबकि वो उनको ज़बरदस्ती करवाते थे। ठीक है, आज के टाइम में, जैसे आज के टाइम से जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया था, ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्लेव्स हैं, वो एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन है और बहुत रिस्पेक्टेड लोग होते हैं वो, उनके बिना हमारा घर अधूरा रहता है ना, उनके बिना हमारा कुछ काम नहीं हो सकता। और यस, एनीवेज, हम जो कर रहे थे स्लेव्स की बात, स्लेव्स की जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा, जैसे मानते हैं आज के टाइम में, जैसे कि मानते हैं कि इनह्यूमन हुआ करती थी, इलीगल हुआ करती थी, लेकिन नहीं, एंशियंट टाइम्स में ये बहुत कॉमन था, लीगल था, साथ ही साथ डेली लाइफ पे बहुत ज़्यादा रूटेड था। स्लेव्स वर फाउंड एवरीवेयर इन, कहाँ कहाँ पाए जाते थे, हर जगह पाए जाते थे, घर में, फील्ड में, फील्ड यानी खेत खलिहान वगैरह में, वर्कशॉप, माइंस में, आर्मीज में, मंदिरों में भी पाए जाते थे वो, कैसे भी पाए जाते थे, हर जगह पाए जाते थे। मंदिर में हो सकता है कि वो साफ़ सफाई करें, हो सकता है पूजा भी करें, हो सकता है कुछ भी कर सकें। इन दिस आंसर वी विल अंडरस्टैंड, इस आंसर में हम क्या जानने वाले हैं, क्या समझने वाले हैं। तो व्हाट स्लेवरी मीन इन एंशियंट ग्रीस एंड रोम, स्लेवरी का क्या मतलब है एंशियंट ग्रीस और रोम में, हाउ स्लेव्स वर ट्रीटेड, उनका यूज़ कैसे किया जाता है, और रोल ऑफ स्लेव क्या था सोसाइटी और इकोनॉमी को डेवलप करने की, रोम और ग्रीस की, है ना। और इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ग्रीक एंड रोमन स्लेवरी, क्या डिफरेंस है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ स्लेवरी ऑफ ऑन दिस सिविलाइजेशन, क्या इफेक्ट रहा है। इसके अलावा देखो, इसको मैं बहुत शॉर्ट में कराने वाला हूँ ये वाला आंसर, क्योंकि ये वाला बहुत मैंने डिटेल में करा चुका हूँ मैं आंसर, उसको जाके देखना वीडियो को, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना इज़ नॉट वर्थ इट। जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो समझ ही होंगे, जिन्होंने पहले वीडियोस देखी हैं, अब ये दोबारा देख रहे हैं, तो उनके लिए लगेगा थोड़ा टाइम वेस्ट लगेगा, लेकिन हाँ, पढ़ना इसको भी, रीड करना, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँगा क्योंकि बहुत ईजी रहता है ये पढ़ना, है ना। अंडरस्टैंडिंग स्लेवरी इन द एंशियंट वर्ल्ड। अब स्लेव्स कौन हुआ करते थे, स्लेव वो लोग हुआ करते थे जो कि दूसरों के द्वारा ओन किए जाते थे, है ना, मतलब कि उन पे अपना दूसरा, जैसे मैं हूँ, मैं किसी पे अपना अधिकार जमाऊँ तो वो मेरा स्लेव बन जाएगा, है ना। और वैसे वो उसका मर्जी ना हो मेरा काम करने का, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो करने का, फिर भी उसको करना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसको खरीद रहा हूँ या फिर उसको मैं अपने पास रख रहा हूँ, जस्ट खरीद रहा हूँ, जस्ट पास रखना हो तो जस्ट कोई सेंस नहीं बनता इसका, है ना। तो उसको मैं खरीद रहा हूँ, उसके पास अपनी कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं है। स्लेव्स को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, है ना। और इनहेरिटेड, यानी अगर स्लेव है, एक ए स्लेव है, एक बी स्लेव है, एक सी स्लेव है, ये ग्रैंडफादर है, ये फादर है और इनका बच्चा है, ये इनका बच्चा है, ये इनका बच्चा है, ये इनहेरिट होता ही जाएगा जब तक, फिर इनका बच्चा होगा, ये भी स्लेव बनेगा, फिर इनका बच्चा होगा, ये भी स्लेव बनेगा, इनका बच्चा होगा, वो भी स्लेव बनेगा, इनका बच्चा होगा, वो भी स्लेव बनेगा, है ना। जब तक इनको इंडिपेंडेंट नहीं मिल जाएगा, जब तक इन्हें फ्री नहीं कर दिया जाएगा, जब तक ये स्लीव रहते होते रहेंगे, या फिर ये कुछ अर्निंग करके कुछ आगे बन जाए, है ना। और इनको अलग अलग कामों के लिए यूज़ किया जाता था। स्लेव्स वर ऑफन
कौन कौन हुआ करते थे? प्रिजनर्स ऑफ वार, कैप्चर ड्यूरिंग रेड्स, बॉर्न इनटू स्लेवरी, जो कि अभी हमने इनहेरिट वाला वो बताया, ये वाली चीज़ है सही, और इवन सोल्ड बाय देयर ओन फैमिलीज ड्यूरिंग पॉवर्टी। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो प्रिजनर्स ऑफ वार यानी ये है कि लड़ाई में लड़ने गए हम लोग, मेरी आर्मी आई, तुम्हारी आर्मी आई जो देख रहा है, ठीक है। अब भाई तुम्हारी आर्मी मेरी आर्मी से कमज़ोर है, बहुत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है भाई। जो अब मेरी आर्मी है उसने तुम्हारी आर्मी को हरा दिया, तुम्हारा किंगडम ख़त्म। अब जितने भी तुम्हारे आर्मी में लोग होंगे उनको हम क्या करेंगे, एक पकड़ के लाएंगे और उनको स्लेव बना डालेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे करेंगे, पहले जेल में डालेंगे, फिर जेल में कुछ काम करवाएंगे धीरे धीरे करके उनकी, है ना, वो होता है ना, एक पक्षी को अगर पिंजरे में रखो तो वो उड़ना भूल जाता है, वैसे ही अगर इनको पिंजरे में रखेंगे तो लड़ना बढ़ना सब भूल जाएंगे और फिर धीरे धीरे उनको स्लेवरी में लगा देंगे, ठीक है। अब रेड्स, जैसे कि मैंने आपके किंगडम पर रेड मार दी तगड़ी तरीके से, और वहाँ से मैंने इतनी सारी चीज़ पकड़ के लाया, वहाँ से आपके मतलब कि जो खुद आपके स्लेव्स थे, आपके पर्सनल स्लेव्स थे, उनको भी मैंने अपने किंगडम में बना के किंगडम में ला के उनको अपना स्लेव बना लिया, आपका ख़त्म हो गया वो स्लेवरी वाली, ठीक है। इसके अलावा ये है कि जो स्लेव, जैसे कि किसी के दादा परदादा पापा वगैरह स्लेव थे, वो भी आगे आगे स्लेवरी में जाते रहेंगे, है ना। और कभी कभी ये होता था, अब फैमिली है एक, वो उनके मदर फादर बहुत गरीब हैं, लेकिन उनको अपना घर चलाना, तो अपने बच्चे को वो दे दिया करते थे किसी को, भाई स्लेव बना लो इसको, और उसके बदले वो पैसे ले लिया करते थे, है ना, मतलब बेचा करते थे, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं जो भी एग्जांपल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम दोनों में युद्ध हो रहा है कि भैया आप लड़ जाओगे, क्योंकि है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा भैया लड़ने की बात कर रहे हैं, इनसे लड़ेंगे चलो, ऐसा थोड़ी होता है। मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ रहे हो समझ जाओ, दूसरी तरफ से मतलब लेना है वो तुम देख लो जो तुम्हें करना है ना। क्या स्लेव्स को इक्वली ट्रीट किया जाता था? क्वेश्चन मार्क। नॉट ऑल स्लेव हैड सेम राइट और सेम लाइफ। सम वर्क इन होम्स हैड बेटर कंडीशन, जो घर में काम किया करते थे उनकी बेटर कंडीशन वर्क करती थी, और जो माइंस में फार्म्स में वो काम किया करते थे उनको फेस करनी होती थी ब्रूटल ट्रीटमेंट, यानी बहुत गंदे तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिला करता था, ठीक है। जैसे समझ लो आज के टाइम में कि जो धूप में काम करते हैं, है ना, जो रोड्स बनाते हैं, रेलवेज़ में कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, तो उनकी हालत देख लो, उनको मतलब कि पैसे मिलने के बाद भी उनकी हालत इतनी मतलब कि देखी नहीं जाती है ना। जो घर वाला कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उनकी हालत देखी नहीं जाती, जो मज़दूर, ठेकेदार, बेलदार, ठेकेदार है वही तो होते हैं ना, ठेकेदार तो गलत बोल दिया, बेलदार सॉरी, वो लोग होते हैं, वो मिस्त्री वगैरह होते हैं, उनकी कंडीशन देखी जाती है, गर्मी में लगे रहते हैं इतनी गर्मी में, है ना। तो ये अभी आप उस टाइम से देख लो कि उन लोगों की क्या कंडीशन रहा करती है। जबकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, माइंस, और माइंस पता है क्या होता है, माइंस में कभी देखना, माइंस की यूट्यूब पे वीडियो देखना, हम बस डाल देना वर्कर्स इन माइंस, भाई देख के ही रो जाओगे। और एक झारखंड में एक वो है विलेज, उसका देखना कि उससे मतलब कि माइंस में वहाँ पे वर्क करते हैं, वहाँ के जो गैसेस निकलते हैं उससे बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं, है ना, डिफेक्टेड पैदा होते हैं, प्रॉपर पैदा नहीं होते हैं, मतलब कि किसी का ब्रेन ख़राब है, कोई मतलब कि रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है प्रॉपर, कोई कुछ तो कोई कुछ, है ना। तो एनीवेज यही बताना था कि वो उनकी कंडीशन बहुत ब्रूटल हुआ करती थी, बहुत बेकार कंडीशंस रहा करती थी। एजुकेटेड स्लेव्स कुड बी टीचर्स, डॉक्टर्स और सेक्रेटरीज। ओ भाई जो स्लेव्स हुआ करते थे वो भी कुछ एजुकेटेड हुआ करते थे, जो कि एजुकेटेड हुआ करते थे वो टीचर्स बन जाया करते थे, डॉक्टर्स बन जाया करते थे, सेक्रेटरीज बन जाया करते थे। सो स्लेवरी was not just forced labor, it is an organized system that supported both Greek and Roman societies. इसके अलावा slavery in ancient Greece, slavery was present in almost every Greek city state, especially Athens and Sparta. ठीक है, slavery in Athens. एथेंस वॉज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस सिटी स्टेट। एथेंस जो बहुत ज़्यादा एडवांस सिटी स्टेट रहा है हमारा, ठीक है, बट स्टिल डिपेंडेड हैविली ऑन स्लेव्स। लेकिन डिपेंड तो वो किसी पे रहा है, वो हमारे स्लेव्स पे डिपेंड रहा है। वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एथेंस वर स्लेव, यानी 1/3 जो पॉपुलेशन थी वो स्लेव थी, ठीक है। स्लेव्स वर यूज्ड इन, स्लेव्स किस किस कामों में यूज़ किए जाते थे? स्लेव्स यूज़ किए जाते थे
हाउस होल्ड में, वर्कशॉप और फैक्ट्रीज में, माइंस में, फार्म्स और स्टेट्स में। स्टेट ओन स्लेव आर यूज्ड एज पुलिस ऑफिसर्स एंड पब्लिक वर्कर्स। स्टेट यानी जो राजा हुआ करता था या फिर जो लीडर हुआ करता था वो भी स्लेव्स को ओन करता था, उनके पास भी स्लेव्स हुआ करते थे, जिनको कि कैसे यूज़ किया जाते, पुलिस ऑफिसर की तरह, पब्लिक वर्कर्स की तरह, है ना। स्लेवरी हेल्ड अथेनियन सिटीजन्स फोकस ऑन पॉलिटिक्स, फिलोसफी एंड आर्ट। क्यों स्लेवरी ने हेल्प क्यों करी एथेनियन सिटीजन्स की, जिस पे कि फोकस करते हैं पॉलिटिक्स पे, फिलोसफी पे, आर्ट पे? क्योंकि वो स्लेव्स डिड द हार्ड लेबर, क्योंकि जो स्लेव थे बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर क्या करते थे। इसके अलावा स्लेवरी इन स्पार्टा की बात करें तो ये देखो वन शॉट, इसमें पूरा कंटेंट प्रॉपर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ अमर फारूकी सजेस्ट कर रहा हूँ, रेफ़र करो उसको। और इसके अलावा जो रीडिंग्स मैंने दी हैं यूट्यूब चैनल पे उसको रीड करो। और सोशल फॉर्मेशन के लिए आप, यस, जी हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ, अमर फारूकी को रेफ़र करो, उसको उसी से पढ़ो, इससे सिर्फ आइडिया लो और पढ़ो उससे जाकर अमर फारूकी से। देयर स्लेव्स वर कॉल्ड हेलोट्स। जो स्पार्टा में स्लेवरी हुआ करती थी उसमें स्पार्टा का कुछ यूनिक सिस्टम था, उनके स्लेव्स को बोला करते थे हेलोट्स बोला करते थे। हेलोट्स वर नॉट ब्रॉट और सोल्ड बट वर कॉन्कोर्ड पीपल मोस्टली फ्रॉम द मैसेनिया। हेलोट्स हुआ करते थे वो ऐसे इनको बेचा या फिर खरीदा नहीं जाता था, लेकिन उनको कब्जे में ले लिया जाता था, जहाँ से कि कहाँ से, मैसेनिया से। यानी अगर हमारा स्पार्टा यहाँ पर है तो आसपास कहीं एरिया होगा मैसेनिया जो भी है, तो हो सकता है कि इधर साइड हो, इधर साइड का मैसेनिया हो, कुछ भी हो, है ना। तो यहाँ से इसको कैप्चर कर लेंगे तो इसके जो जितने भी लोग होंगे इसके अंडर में आ जाएंगे, तो उनको हेलोट बोलिया जाता था, है ना। दे वर फोर्स टू फार्म and lend and give a part of their produce to Spartan masters. Helots were harshly treated and lived under constant fear of punishment of death. Slavery allowed the Spartan to focus on the military training and while Helot managed agriculture. Slavery in ancient Rome. Rome had a massive slave population at its peak 30-40% of the population were slave. 30-40 यानी 40 आधी से कम, थोड़ा सा आधी से थोड़ा सा कम, मतलब मान लो अप्रॉक्सीमेटली आधी पॉपुलेशन स्लेव हुआ करती थी। वेयर डिड रोमन स्लेव कम फ्रॉम? रोमन स्लेव कहाँ से आया करते थे? वार्स ऑफ एक्सपेंशन। आफ्टर विनिंग बैटल्स रोमन ने कैप्चर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मेड देम स्लेव। जीता करते थे, वॉर को बना लिया करते थे उनको स्लेव। स्लेव मार्केट से पायरेसी और किडनैपिंग इन सब से हुआ करते थे, और जो स्लेवरी पैदा हुआ करते उनको भी हम स्लेवरी आया करते थे रोम में। स्लेव्स कहाँ से आते थे, ये भी हमारा पॉइंट बन जाता है, जिनको हम बोला करते वर्नेई, ठीक है। वॉट वर्क स्लेव डू? क्या करते थे स्लेव? वही काम जो हमने ग्रीस में देखा, ये सब काम किया करते थे। इसके अलावा स्किल्ड स्लेव जो हुआ करते उनको टीचर बना दिया जाता था, आर्टिस्ट, इंजीनियर, म्यूजिशियन, डॉक्टर, ये सब बना दिया। जो स्किल लेवल जिनके पास स्किल हुआ करती है उनको ये बना दिया जाता है। स्लेवरी सपोर्टेड नियरली every aspect of Roman daily life, from home to business to government. स्लेवरी थी वो हर एक एस्पेक्ट रोमन डेली लाइफ का सपोर्ट करती थी, घर हो चाहे बिजनेस हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है। रोल ऑफ स्लेवरी इन द इकोनॉमी। स्लेवरी वॉज वाइटल फॉर इकोनॉमी इन बोथ सिविलाइजेशंस। एग्रीकल्चर, most landowners depended on slave labor to grow crops like wheat, olives, and grapes. In Rome, latifundia, that means large state, जो कि इस जो नाम है ना latifundia, इसको आपको मेंशन करना है अपने आंसर में, ठीक है। अगर आपका स्लेवरी के बारे में कुछ आता है तो रोमेंस जो लैटिफेंडिया हुआ करता था, जिसको बोला करता था लार्ज स्टेट, जिस पे कि वर वर्कड एंटायरली बाय स्टेट। ये एक ऐसा जगह हुआ करती थी जहाँ पे कि पूरे में स्लेव ही काम किया करते थे। स्लेव अलाउड फॉर मैसिव फूड प्रोडक्शन फॉर लोकल यूज एंड ट्रेड, इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट्स। Slaves worked in factories and workshops making pottery, tools, clothes and weapons. Some slaves were trained as blacksmith, builders और कारपेंटर्स। देखो दोस्तों,
समझाने वाली कोई बात है नहीं है वैसे, है ना। अगर आप ध्यान लगा के बैठोगे तो आपको समझ में आएगा। इंग्लिश में यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे ट्रांसलेट करने वाली बात नहीं है, समझाने वाली कोई बात है नहीं जिससे कि आपको कुछ समझाऊँ या फिर ट्रांसलेट करूँ, इसे कोई हार्ड वर्ड नहीं है। इसको समझो, ध्यान से फोकस करके पढ़ो तो आपको सब ईजी लगेगा। आप सोच रहे हो अरे ये तो सिर्फ रीड करे यार, रीड करे जा रहा है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपका दिमाग ही नहीं है ना इसमें। स्लेव्स लेवर कैप प्रोडक्शन कॉस्ट लो एंड प्रॉफिट हाई। जो कॉस्ट हुआ करती थी प्रोडक्शन की उसको लो रखा करते थे, प्रॉफिट को हाई रखा करते थे। माइनिंग की बात करें तो माइनिंग वर सेंट टू डेंजरस सॉरी स्लेव्स वर सेंट टू डेंजरस माइंस टू एक्सट्रैक्ट गोल्ड, सिल्वर, आयरन और कॉपर। स्लेव्स को भेज दिया करते थे डेंजरस माइंस में जिससे कि वो निकाल सकें गोल्ड, सिल्वर, सोना, चांदी, लोहा और कॉपर जैसे धातु, मेटल्स वगैरह। ग्रीस में और रोम में दोनों में ही ये माइंस बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के लिए, बट इम्पोर्टेंट तो है इकोनॉमी के लिए, लेकिन स्लेव से पूछो कभी उनकी हालत क्या होती है। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टैक्सेस एंड गवर्नमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो रोल ऑफ स्लेवरी इन सोसाइटीज़ डेली लाइफ का देखा जाए तो मोस्ट रिच सिटीजन्स ओन मल्टीपल स्लेव्स। जो रिच लोग हुआ करते थे उनके पास बहुत सारे स्लेव्स हुआ करते थे, जबकि जो मिडिल क्लास हुआ करते थे उनके पास एक दो हाउस होल्ड स्लेव्स हुआ करते थे। स्लेव डिड द वर्क विच अलाउड फ्री सिटीजन्स टू एंजॉय कंफर्टेबल लाइफ। देखो स्लेव्स कितने अच्छे हुआ करते थे, स्लेव्स काम क्या करते थे इन लोगों का जिससे कि फ्री सिटीजन्स एंजॉय कर सकें, अपनी कंफर्टेबल लाइफ आराम से जी सकें, लाइफ को ज़िंदगी आराम जी सकें, उनको कोई दिक्कत ना हो, काम वाम में कोई दिक्कत ना है, फ्री में एंजॉय करो आराम से। नौकर हैं वहाँ पे, स्ट्रेंज रियली। एजुकेशन एंड कल्चर, एजुकेटेड ग्रीक स्लेव हुआ करते उनको टीचर बना दिया जाता था रोमन चिल्ड्रंस के लिए। इसके अलावा स्लेव्स हेल्प्ड स्प्रेड ग्रीक कल्चर फ़िलासफ़ी, जो मतलब एजुकेशन कल्चर में जो एजुकेटेड स्लेव हुआ करते उनके ये काम रहा करता था, लैंग्वेज को प्रमोट करना, कल्चर को प्रमोट करना, है ना, ये सारी चीज़। स्लेव्स वर ऑल्सो वर्कड इन थिएटर्स, लाइब्रेरीज एंड फेस्टिवल्स एज वेल। मिलिट्री में देखा जाए तो स्लेव्स वर नॉट अलाउड टू बी सोल्जर्स इनिशियली, स्टार्टिंग में स्लेव्स को नहीं बनाया जाता था, सेना में नहीं भर्ती किया जाता था। क्यों नहीं किया जा सकता था? देखो अब देखो, हम दोनों की लड़ाई हुई, मेरी लड़ाई हुई मेरी आर्मी की और आपकी आर्मी की लड़ाई हुई। जो आपकी आर्मी होगी वो आपके लिए लॉयल होगी नहीं होगी स्टार्टिंग में, जब तक मतलब कि आप, मैंने आपको मतलब कि कहीं एक जगह आप भाग गए थे, मतलब कि मैंने आपको जब हरा रहा था तो आपको मैं मारने की बजाय आप भाग गए कहीं और, तो जो आपकी आर्मी होगी वो आपके लिए लॉयल होगी। नॉट सारे नहीं होंगे, लेकिन हाँ हो सकता है कि कुछ में से दो तीन चुनिंदा हो, है ना। हो सकता है भाई तूने मेरे राजा को मारा है, देख मैं तेरी पूरी सेना को, तेरे पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दूंगा, ऐसे किसी में होता है ना। तो इसलिए उनको स्टार्टिंग में इसलिए नहीं रखा करते थे, होता है ना किसी में हो जाता है कि भाई तूने गद्दारी करी, अब देख तेरे साथ गद्दारी कर देंगे, तूने हमारे साथ करी हम तेरे साथ कर देंगे, ऐसे समझ रहे हो। क्योंकि जो स्टार्टिंग में हम जो प्रिजनर्स ऑफ वार हुआ करते थे, यानी जिनको वार से पकड़ करके आया करते थे, जो हार जाया करते थे, उनको जब हम स्लेवरी में कन्वर्ट कर दिया करते थे तो वो रहते तो स्लेव थे, आगे तो हमारे कंट्रोल में गए, लेकिन हाउ डू यू नो कि वो आपके लॉयल बन चुके हैं, जस्ट अभी आए हैं, वो नहीं हो सकते ना। उनको पहले थोड़ा काम करेंगे वैसे, फिर उनको धीरे धीरे करके स्लेव मतलब मिलिट्री में भेजा करते थे, लेकिन इनिशियल मतलब स्टार्टिंग डेज में नहीं। लेटर इन रोम सम वर ट्रेंड एज ग्लैडिएटर्स और शोल्डर्स इन इमरजेंसी टाइम्स, कुछ को ट्रेन भी किया जाता था इमरजेंसी के लिए। फैमिली एंड आइडेंटिटी, स्लेव के पास कोई लीगल राइट नहीं था। दे कुड नॉट मैरी, ओन प्रॉपर्टी, इवन मेक कॉन्ट्रैक्ट्स। फैमिलीज वर ऑफन ब्रोकन अपार्ट व्हेन स्लेव्स वर सोल्ड। ठीक है। मैनुमिशन, फ्रीडम फॉर स्लेव, मैनुमिशन यानी एक मिशन जो कि किसके लिए था, स्लेव की फ्रीडम के लिए। इन बोथ ग्रीस एंड रोम सम स्लेव्स कुड बिकम फ्री थ्रू प्रोसेस कॉल्ड मैनुमिशन। अब हाउ कुड अ स्लेव बी फ्रीड, अब स्लेव कैसे फ्री हुआ करते थे, कैसे आज़ाद हुआ करते थे? लॉयल सर्विस करके अपने मास्टर की। देखो जैसे कि कभी कभी जस्ट अब एग्जांपल की तरह समझो, अब जैसे कि कोई हाउस हेल्प यानी कोई मेड आई आपके घर पे काम कर रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग में उन पर बिल्कुल भी आपको थोड़ा डर बना रहेगा कि कुछ यहाँ से चोरी करके ना ले जाए, यहाँ पे कुछ दिक्कत ना कर दे, यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो जाए, है ना। ऐसा कुछ होता है, दिमाग में चलता रहता है, कुछ यहाँ पे गलत चीज़ ना कर दे,
तो दिमाग में रहता है। लेकिन आप वो धीरे धीरे काम करेंगे, आपके लिए लॉयल हो जाएंगे। आपके सामने जैसे कि कुछ 100-200 रुपये पड़े भी हैं, फिर भी उठाएंगे नहीं, आपको दे देंगे कि भाई आपके पड़े हुए हैं पैसे, है ना। तो ये दिखाता है लॉयलिटी कि हाँ ये लॉयल है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि हाँ आप ऐसा होगा कि आप उनके भरोसे अपना घर छोड़ के चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ऐसा लॉयलिटी सर्विस हुआ करती थी, यानी जो स्लेव हुआ करते थे ना, अपने मास्टर को ऐसे सर्व किया करते थे जिससे कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके साथ लॉयल रहा करते थे। तो वे मास्टर कहते थे भाई ठीक है, हम देखो फ्री करते हैं। अब उनको प्रॉपर्टी दे दिया करते थे, और जो उनके पास राइट्स नहीं थे उनको राइट्स भी दे दिया करते थे उनके मास्टर सिर्फ, ठीक है। सेविंग मनी एंड बाइंग देयर फ्रीडम। वो क्या कर, कभी कभी ये भी हुआ करता था कि जो पैसे दे दिया करते थे कभी कभी जो ओनर्स हुआ करते थे स्लेव के, तो उस पैसे को बचाया करते थे और उसके बदले वो फ्रीडम खरीद लिया करते थे। बीइंग फ्रीड इन अ विल, वो उनकी इच्छा थी आज़ाद होने की, वही इच्छा उन्होंने पूरी कर दी खुद की। इसके अलावा एज अ रिवॉर्ड फॉर ब्रेवरी और स्किल्स, जैसे कि ब्रेवरी मतलब दिखा दी, बहादुरी और स्किल्स के बेसिस पे उनको रिवॉर्ड दिया जाता था। ठीक है भाई, हम तुमको फ्री कर रहे हैं अब, ठीक है। इसके अलावा लाइफ आफ्टर फ्रीडम, उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी। फ्रीड स्लेव जिनको भी बोला जाता था फ्रीड मैन, अब देखो फ्रीड मैन है यहाँ पे। अब फ्रीड मैन आ गए यहाँ पे, थोड़ा सा समझ में आया कितना हार्ड नाम लग रहा है फ्रीड मैन। फ्रीड मैन यानी जो आदमियों को फ्री कर दिया गया है, जैसे हर चीज़ के ईड नहीं लगा देते एंड में, तो फ्री के आगे डी लगा दे, फ्रीड, ठीक है। और मैन का मैन, ठीक है। फ्रीड मैन जो आदमियाँ, आदमियाँ नहीं आदमियों, आदमियों जो आदमी जो लोग फ्री हो गए, जैसे आदमियों, फिर औरतों, आदमियों, हाँ आदमियों जो फ्री हो चुके थे उनको बोला करते थे फ्रीड मैन। वो अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, इवन बिकम वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल, पैसे वाले बन सकते हैं। हाउएवर दे स्टिल हैड सम social limitations and were often expected to serve their former masters in some ways. इसके अलावा रिवॉल्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि इम्पोर्टेंट है ये, स्लेवरी वॉज हार्श एंड सम स्लेव्स फॉट बैक। कुछ होता है ना, कुछ किसी में आग खुजली होती है किसी किसी के, मतलब कुछ तो होते हैं कि हाँ चलो लड़ते हैं, जो हमारे साथ गलत हो रहा है उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुजली रहती है, स्टार्टिंग से ही खुजली रहती है, कुछ भी काम करो खुजली बहुत तगड़ी रहती है उनके। कहाँ पर रहती है तो सबको पता है। लेकिन हम अभी स्लेव की बात नहीं कर रहे, हम बात किसी और की कर रहे थे। अगर हम स्लेवरी पे हैं तो स्लेवरी में उनके साथ जो गलत ट्रीटमेंट हुआ करता था उनके अगेंस्ट में वो लड़ाई किया करते थे। स्लेव रेजिस्टेंस, स्लेव रेजिस्टेड बाय वर्किंग स्लोली, वर्किंग टूल्स, सॉरी ब्रेकिंग टूल्स, रनिंग अवे, पॉइजनिंग मास्टर्स। ओ बाप रे भाई, अब स्लेव्स रेजिस्ट कैसे क्या करते थे, धीरे धीरे काम करेंगे, उनको कोई मन नहीं होगा काम करने का, भाई हमें काम करने का मन ही नहीं है, आलस आता है, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, हाथ काम नहीं करते, सेंसेशंस होते हैं जैसे सरसराहट, भरभराहट, कनकनाहट, बहुत से सेंसेशन होते हैं, ऐसे कुछ हो जाते हैं। जो टूल्स हो रहे हैं, टूल्स करते करते तोड़ दिए, ओ भाई टूट गए भाई, काम नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पाएंगे काम, भाग जाया करते थे। कोई कोई तो ऐसा होगा तो भाग जाएंगे, हम भाग जाया करते, कुछ कुछ ऐसे होते, मास्टर आपको पानी चाहिए, लीजिए पानी पी लीजिए। पानी में भाई वो मास्टर पी लेगा, भाई कितना हमारे लिए कर रहा है, चलो हम पानी पी लेते हैं, पानी पियेंगे तभी मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि पानी में जहर था, ठीक है। इसके अलावा कुछ फेमस स्लेव रिवॉल्ट हैं, जैसे कि स्पार्टिकस रिवॉल्ट, जो कि लेड बाय स्पार्टिकस, एक ग्लैडिएटर था, फॉर्मर सोल्जर, पहले सोल्जर था। गैदर एन आर्मी ऑफ ऑल ओवर, भाई 70,000 लोगों की आर्मी इकट्ठी करे जो कि इसलिए भाग चुके थे उन लोगों की, ठीक है। डिफीटेड रोमन आर्मी, रोमन आर्मी को हरा दिया बहुत बार और मारा भी। इसके अलावा द रिवॉल्ट स्कैर्ड रोमन एलाइट, जी रिवोल्ट ने जो अमीर लोग हुआ करते थे रोम के उनको डरा दिया। लेड टू हार्शर कंट्रोल ऑफ स्लेव्स, हेलोट्स रेबेलियंस इन स्पार्टा, हेलोट्स ऑफन ट्राइड टू ओवरथ्रोन
दियर स्पार्टन मास्टर्स, जो हेलोट्स हुआ करते थे, कोशिश किया करते थे ओवर थ्रो कर दें, यानी उनसे आज़ाद हो जाएं स्पार्टन मास्टर्स से, या फिर कह सकते हैं उनके अपने अंडर में ले लो। ऐसे कैसे ले लेंगे भाई? ठीक है, आई थिंक वीडियो पॉज हो गई थी, पर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज़। स्पार्टन लिव्ड इन कॉन्स्टेंट फियर ऑफ रेवेलियन, जो स्पार्टन्स हुआ करते थे वो कॉन्स्टेंटली डर के माहौल में रहा करते थे। होता है ना, अब पाकिस्तान में डर का माहौल चल रहा है, तो उसी माहौल में ये लोग रहा करते थे। दीज रिवॉल्ट शोज डैट स्लेव्स डिड नॉट एक्सेप्ट देयर फेट क्वाइटली। ये रिवॉल्ट दिखाता है कि स्लेव डिड नॉट एक्सेप्ट देयर फेट क्वाइटली। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन ग्रीक एंड रोमन स्लेवरी, ये पढ़ेंगे अभी। अच्छा, तो फीचर्स देखेंगे। सोर्सेज ऑफ स्लेव के सोर्सेज क्या क्या थे? सो वार, पायरेसी और बर्थ, ये थे, हमने ऊपर देख लिए। एंशियंट रोम में क्या थे? वॉर, मार्केट्स में खरीदे बेचे जाया करते थे, और बर्थ। स्लेव, राइट ऑफ स्लेव्स, नो राइट्स बट कुड बी फ्रीड। रोम में क्या था? उनको फ्री कर दिया जाता, लेकिन ग्रीस में वो भी नहीं हुआ करता था। ठीक है, मैनुमिशन बहुत कम था यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन था। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क्स, हाउस होल्ड्स, माइनिंग, क्राफ्ट्स। कैसे कैसे काम किया करते थे? हाउस होल्ड में क्या करते थे, माइनिंग में क्या करते थे, और क्राफ्ट में क्या करते थे? ये एवरीथिंग, हर काम किया करते थे, फार्मिंग से लेके गवर्नमेंट से लेके एजुकेशन तक। रोल इन सोसाइटी, सपोर्ट फॉर एलाइड लाइफ, ये एलाइड लाइफ जो एलाइड लोग होते थे उनके लिए काम किया करते थे। और जबकि जो रोम में फाउंडेशन थे इकोनॉमी के। रिबेलियन छोटे स्केल पे की, लेकिन उन्होंने लार्ज रिवॉल्ट करी, जैसे स्पार्टकस। ठीक है, इनके पास इतने राइट्स होने के बाद भी इन्होंने रिवॉल्ट कर दिया। इनके पास बेचारे ये नादान लोग थे शायद, है ना। इसके अलावा हम देखें तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट एंड लेगेसी, स्लेवरी अलाउड both civilization to grow fast and achieve military and culturally greatness. However, over-dependence on slavery created economic inequality, unemployment among free citizens, moral debates among philosophers like Seneca and Socrates. इसका कंक्लूजन क्या है? स्लेवरी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सोसाइटी और इकोनॉमी में, एंशियंट ग्रीस की भी, एंशियंट रोम की भी। इसने प्रोवाइड किया चीप एंड एबंडेंट लेबर, सपोर्ट किया लग्जरी लाइफ स्टाइल्स को। इसके अलावा फाउंडेशन थे इकोनॉमिक एक्सपेंशन के, साथ ही ये रहे हमारे मिलिट्री में हेल्प करने के लिए भी आइए, जैसे कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। बट स्लेवरी ऑल्सो सफरिंग inequality, moral questions. While it helped these citizens achieve greatness, did not use human cost. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग स्लेवरी इन एंशिएंट रोम एंड ग्रीस हेल्प्ड अस टू रिफ्लेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, भी दिखाता है मैं कितना ज़रूरी है ह्यूमन की फ्रीडम। द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स लेबर एंड सोसाइटी एंड हाउ एंशिएंट प्रैक्टिसेस शेप मॉडर्न आइडियाज़ अबाउट राइट्स एंड इनजस्टिस। इसके अलावा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4। कोशिश करेंगे इसी वीडियो में करा दूँ। Evaluate the important developments and emergence of feudalism in the Western Europe. ये मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। बेसिकली इसमें जो कराऊंगा मैं एक इस्लामिक वाला कराऊंगा। एक सेकंड रुकिए। देखो वाला क्वेश्चन भी इजी है, लेकिन वो मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे बताया नहीं है, क्योंकि मैं वन शॉट बना रहा हूँ। वन शॉट में वो बता दूंगा मैं भी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 है ये वाला। सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द प्री इस्लामिक अरेबिया एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द राइज ऑफ इस्लाम। इस्लाम के राइज में क्या मदद करा इसने। ठीक है, बिफोर बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन द 6th century CE, अरेबिया वॉज लैंड ऑफ ट्राइबल ट्रेडिशंस, जिनको कि बोला गया था जाहिलिया, मीनिंग द एज ऑफ इग्नोरेंस इन इस्लामिक ट्रेडिशंस, व्हाइल द पीपल ऑफ अरेबिया हैड देयर ओन कल्चर एंड द सोसाइटी डीपली डिवाइडेड इनटू ट्राइबल लॉयल्टी। जो आपको समझाया था मैंने इस्लाम वाले क्वेश्चन में, सॉरी वीडियो में, वही इसमें है। जोग्राफिकल बैकग्राउंड देखें तो क्या है? अरेबिया डेजर्ट पेनिनसुला है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ ना। आई थिंक ये सारी चीज़ें बार बार वही चीज़ मैंने रिपीट करी है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने वो वाला क्वेश्चन नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था ये वाला जल्दी हो जाएगा, है ना। इसके अलावा
इस रेड सी के सराउंडेड में, पर्शियन गल्फ के, अरेबियन सी। इसके अलावा यहाँ पे मोस्टली एरिड और ड्राई एरिया है। फर्टाइल एरिया जहाँ पे है वो है यमन और टाइफ के आसपास का एरिया, ठीक है। और जो लोग हिजाज़ का होता है, हिजाज़ का होता है इंक्लूड मक्का एंड मदीना, मतलब कि जो कोस्टल एरिया है जिसको भी बोलते हैं हिजाज़, सेंट्रल रीजन नोन एज नज़द। न वेस्टर्न कोस्ट, जो वेस्टर्न कोस्ट एरिया है उसको बोलते हैं हम हिजाज़, जिसमें कि मक्का मदीना भी है। सोशल एंड सोशल कंडीशन इन प्री इस्लामिक अरेबिया, हम सोशल कंडीशन जानेंगे। सोशल कंडीशन में जाने तो सोसाइटी पहले कबीला और क्लान्स में डिवाइडेड थी, ठीक है, इस पे ही चलती थी। पीपल की लॉयल्टी थी अपने ट्राइब को लेके, और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल नहीं किया करती थी। एवरी ट्राइब उसके पास एक शेख या फिर या चीफ हुआ करता था, जो कि उसको लीड किया करता था, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हुआ करता था, उनमें बहुत सारी समझदारी हुआ करती थी, है ना, और बहुत ज़्यादा बहादुर हुआ करता था। और जो सबसे बड़ा हुआ करता था अपनी क्लैन का, उसको ही हम शेख या फिर शी बनाया करते थे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कल पैदा बच्चा हुआ इसको बना लो ओ शेख, हमारा शेख, हमारा शेख, मैंगो शेख, मैंगो शेख, ऐसा तो कुछ नहीं है। रिवेंज, ऑनर एंड प्रोटेक्शन वर सेंट्रल वैल्यूज़। ये रिवेंज अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं वाला रहता है। ब्लड फ्यूड्स बिटवीन ट्राइब्स एंड वर कॉमन। लास्ट जनरेशन स्टेटस ऑफ वीमेन, वीमेन हैड अ लो स्टेटस इन सोसाइटी। वो तो हर हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं। जैसे प्रैक्टिस जैसे इन्फेंटिसाइड, यानी लोग बच्चे जो छोटे छोटे पैदा हुआ करती थी बच्चियाँ, उनको ही पहले जब पैदा होते ही मार देना या फिर कोप में ही मार देना, वो बहुत ज़्यादा कॉमन था। और क्योंकि लड़कियों को इज्जत माना जाता था घर की, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इज़्ज़त पे हाथ डाले कोई। हाउ स्ट्रेंज इट इज़। एक पॉलीगैमी यानी मल्टीपल वाइफ्स का, वाइफ्स भी बहुत सारे चाहिए और लड़कियां पैदा भी नहीं करनी है ना। इस्लाम में यही बहुत स्पेशलिटी है कि लड़की चाहिए नहीं और बस पत्नी नहीं चाहिए भर के। स्लेवरी एंड इनइक्वालिटी। स्लेवरी बहुत कॉमन थी क्योंकि इस टाइम स्लेव्स के पास कोई राइट नहीं थी, उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था, है ना, और लेबर की तरह यूज़ किया जाता, इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, है ना। इसके अलावा मोरल कल्चरल लाइफ में पोट्री मेन फॉर्म थी लिटरेचर की, जिसको कि बहुत ज़्यादा हाईली रिस्पेक्टेड, बहुत उसको रिस्पेक्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा। सोशल हैबिट्स इंक्लूड ड्रिंकिंग वाइन्स, गैम्बलिंग एंड आइडल वर्शिप्स। पोइट्स वर सीन ट्राइबल हीरोज, बट मैनी पोम्स प्रमोटेड वायलेंस, ड्रिंकिंग, वॉर्स, प्राइड। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी प्री इस्लामिक अरेबिया की? ट्रेड एंड कॉमर्स। मक्का बिकेम अ की ट्रेड सेंटर बिकॉज इट लोकेशन ऑन द कैरावन रूट। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ काबा विच अट्रैक्टेड रिलीजियस पिलग्रिम्स। जो काबा है अट्रैक्ट करता है जो तीर्थ यात्री जो आते हैं तीर्थ के लिए। मर्चेंट्स फ्रॉम ट्राइब्स लाइक कुरैश बिकेम वेरी वेल्दी। गुड्स लाइक स्पाइसेस, परफ्यूम्स, टेक्सटाइल्स, गोल्ड एंड लेदर वर ट्रेडेड। क्लास डिवीजन, जैसे कि कुछ रिच मर्चेंट्स फैमिली कंट्रोल करते थे ज़्यादातर वेल्थ, ठीक है। जो मेजोरिटी थी वो पुअर की थी, इंक्लूडिंग लेबर्स, शेफर्स एंड स्लेव्स। देयर वाज नो सोशल वॉरफेयर, कोई वॉरफेयर नहीं था जहाँ पे कि पुअर लोगों को नेगलेक्ट कर दिया जाता था, बस यहाँ से वैसा वाला। एक्सप्लॉयटेशन एंड यूजुरी, जिसका मतलब इंटरेस्ट होता है। जो रिच लैंड्स हुआ करते थे, रिच लैंड्स मनी विद हाई इंटरेस्ट, रिबा जिनको बोला जाता है बेसिकली। ट्रैपिंग द पुअर इन डेप्थ, जिनको कि एक जाल बिछाया करते थे गरीबों के लिए, जिनको कि डेप्थ कर्जे में डाल दिया करते थे, है ना, जो कि अमीरों का काम अभी भी है ना। देयर वॉज नो इकोनॉमिक जस्टिस, द इकोनॉमी बेनिफिटेड ओनली द एलाइड स्पेशली इन द मैक्का, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हम पॉलिटिकल कंडीशन क्या रही हमारी प्री इस्लामिक अरेबिया की। नो सेंट्रल अथॉरिटी, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है यहाँ पे, एक कोई किंग नहीं है, कोई एम्पायर नहीं है, कोई स्टेट नहीं है। इसके अलावा एवरी ट्राइब रूल इटसेल्फ थ्रू ट्राइबल कस्टम्स, जो कि हमने ऊपर देखा अभी। एनआरकी एंड इनसिक्योरिटी बिकॉज ऑफ देयर इज नो पुलिस, नो कोर्ट, पीपल हैड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद ही प्रोटेक्ट करना है। देखा है आपने वाली क्या नाम है जो अभी वेब सीरीज आई थी कुछ महीनों पहले, ग्रीन लाइट ब्लू लाइट वाली, यार नाम कैसे भूल गया मैं, ठीक है आप समझ गए ना कौन सी वाली मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें
लोगों को बहुत मारा करते थे भाई, नाम निकल गए दिमाग से, समझ जाओ जो भी थी, जो के ड्रामा था, जो कि वेब सीरीज थी जिसमें कि लोगों को मारा जाता है, ग्रीन लाइट रेड लाइट, समझ जाओ है ना। जिसमें कि क्या होता है, खुद को प्रोटेक्ट करना होता है। वो कहते हैं ना कि भाई हम जगते हैं, दो दो करके जगेंगे, फिर जैसे कि आग न लग जाए, है ना। हमें पता है बहुत खतरा है यहाँ पे, हुड़दंग मच जाए कभी, कुछ पता नहीं है ना। उसका मेरे को नाम बताओ उस वेब सीरीज़ का, अगर आप यहाँ तक आ गए तो उसका नाम बताओ, मैं बिल्कुल याद नहीं आ दिमाग में। ट्रैवल वॉज डेंजरस, ट्रैवल जो अगर इधर से उधर करना बहुत डेंजरस है, स्पेशल ट्रेडर्स, पिलग्रिम्स और द वीक। ओनली पावरफुल ट्राइब्स कोड इंश्योर सेफली, जो पावरफुल ट्राइब वो करते थे वही घुमा करते थे। रोल ऑफ क्वैरेश ट्राइब इन मक्का, द क्वैरेश ट्राइब डोमिनेटेड बोथ ट्रेड एंड रिलीजन। इसके अलावा जो काबा को मैनेज किया करता था, टैक्स कलेक्शन, ऑफरिंग्स एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट फ्रॉम पिलग्रिम्स। इसके अलावा दे रेसिस्ट एनी आइडिया डेट थ्रेटन देयर पावर एंड बिजनेसेस, दिस बिकम इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग राइज ऑफ इस्लाम। इसके अलावा रिलीजियस कंडीशन क्या थी ये भी हमने जान लिया। ये जो पॉलीथिसिज्म को ये हमने पढ़ा हुआ है, मैं इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं करा, क्योंकि एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। जस्ट आंसर दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको की पॉइंट्स आपको याद हो जाएँ, ठीक है। कुछ और ये पॉलीथेसिज्म थे, यानी जो कि बिलीव करते हैं मैनी गॉड्स पे और गॉड्सेस पे। मोस्ट ऑफ द अरब्स वर पॉलीथेसिस्ट, जो कि बिलीव इन मैनी गॉड्स एंड गॉडेसेस। ईच ट्राइब्स हैड इट्स ओन आइडल्स इवन कीप्ड इन काबा इन मक्का। द काबा हाउस्ड ओवर 360 idols. रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंक्लूड सेक्रीफाइसेस किया करते थे, बलिदान किया करते थे या बलि चढ़ा दिया करते थे, हो सकता है। पिलग्रिमेजेस, इसके अलावा द रिलीजियस ग्रुप से जैसे कि जूइस जो कि मदीना में रहा करते थे, यथरीब, क्रिश्चियंस जो कि साउथ अरेबिया में रहा करते थे, बिजेंटाइन कंट्रोल किया करते थे इस एरिया को। इसके अलावा फ्यू पीपल कॉल्ड हानिफ जो कि रिजेक्ट करा करते थे आइडल वर्शिप और बिलीव करते थे एक सिर्फ एक गॉड है, बट दे वर रेयर, ऐसे बहुत कम हुआ करते थे। रिलीजियस करप्शन भैया, वो तो रिलीजियस करप्शन हर जगह होता है। जो रिलीजन हैड बिकम आर बिजनेस, रिलीजन एक बिजनेस बन गया, जो कि आज के टाइम में बहुत रिलेट कर सकते हो। कंट्रोल बाय क्वारेश, ट्रू स्पिरिचुअलिटी वाज मिसिंग, जो सच्ची भक्ति थी वो मिसिंग थी। इसके अलावा देखें तो हम हाउ दीज conditions contributed to the rise of Islam. Islam arose in society full of division, injustice, moral decay. Let's see how each condition had prepared the ground for change. Social injustice and need for reforms. अब ये जो बहुत ज़्यादा injustice हो रहा था, मोरलिटी ख़त्म हो रही थी, तो होता है ना एक सोशल इंजस्टिस को और ये सारी चीज़ों को रिफॉर्म करने के लिए कुछ चीज़ लेंगे, जैसे पीपल वर ट्राई टू ट्राइबल वायलेंस, सॉरी जो पीपल थे, जो लोग थे वहाँ के, बहुत थक गए थे, टायर्ड हो गए थे ट्राइबल वायलेंस से, स्लेवरी से, पुअर ट्रीटमेंट से वुमेन के। सो इस्लाम ने ऑफर किया इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, राइट्स फॉर वुमेन, प्रोटेक्टेड राइट्स फॉर वुमेन कह रहे हैं तो उनको हिजाब क्यों पहना के रखते थे, खोल के रखो, खोल के रखो इन द सेंस कि हिजाब मत पहनाओ, जस्ट नॉर्मल भी तो रख सकते हो, राइट्स फॉर वुमेन कर रहे हो तो। एनीवेज, प्रोटेक्शन of the weak and poor. These messages attracted many, especially those who were oppressed. इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन हो रहा था, जिससे कि इस्लाम का इसका रिस्पॉन्स ये रहा कि इस्लाम बैंड रिबा, यूजरी हुआ, इंटरेस्ट हुआ करता था, है ना, इंटरेस्ट, यू नो इंटरेस्ट क्या होता है, एंड इनक्रीज चैरिटी, ज़कात पे फोकस फोर्स किया। इट प्रमोट फेयर ट्रेड, ऑनेस्टी एंड जस्टिस इन बिजनेस। इस्लाम इंट्रोड्यूस वारफेयर सिस्टम, वेलफेयर सिस्टम, सो सॉरी नॉट वारफेयर सिस्टम, वेलफेयर यानी लोगों की भलाई के लिए एक सिस्टम बनाया गया और जिसमें कि लोगों को, गरीब लोगों को बेसिकली हेल्प करी गई। ट्राइबल पॉलिटिक्स एंड मैसेज ऑफ यूनिटी। मोरल एंड एथिकल वॉइड, रिलीजियस कन्फ्यूजन था जो उसको क्लियर कर दिया गया। पीपल वर स्पिरिचुअली अनसेटिस्फाइड। पिलग्रिमेज एंड काबा, पिलग्रिमेज काबा में ही करते हैं, ठीक है, एक सेंटर बना दिया काबा, सेंटर ऑफ वर्शिप। रोल ऑफ कुरैश ट्राइब, even though they initially opposed Islam, the Quraysh were influential across Arabia, connected to trade and religious leadership. Once Islam gained success in Medina and later conquered Makkah, the conversion of the Quraysh helped Islam, यहाँ पे मतलब कि इस्लाम का एक बार हो जाए बस, ये लोग इस चीज़ को
कैप्चर कर लें, फिर देखो इस्लाम को कैसे फैलाएंगे हम लोग, ऐसा इनका मानना था। हम लोग क्या, व्हाट इज हम लोग, द राइज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड अर्ली स्प्रेड ऑफ इस्लाम। एक चीज़ बता दूँ, मैं इसको इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, मुझे नहीं पसंद ये वाला टॉपिक और समझाना बार 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 बार, है ना। प्रॉफिट मोहम्मद की जो पैदाइश है वो 570 सी में हुई थी मक्का में, कुरैश ट्राइब में, ठीक है। ही वॉज नोन एज अल अमीन द ट्रस्ट वर्दी इवन बिफोर प्रॉफिटहुड, इनको पहले से ही बोला जाता है। इन 610 CE, इन 610 CE में he received the first revelation from Allah through the angel Jibril, maybe Gabriel. He began preaching oneness of God, equality and justice, compassion and the truth. At first the rich and powerful opposed him. जो रिच हुआ करते थे, पावरफुल हुआ करते थे, इनको अपोज करा करते थे, बट जो पुअर और स्लेव हुआ करते थे इनको बहुत ज़्यादा, और वीमेन भी इनको सपोर्ट किया करते थे। ग्रेजुअली इस्लाम स्प्रेड अक्रॉस, धीरे 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 करके इस्लाम अक्रॉस अरेबिया ट्रांसफॉर्म हो गया पूरी सोसाइटी में। इनका कंक्लूजन देखें तो यू कैन गो विद इट, कंक्लूजन ये रहा हमारा। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस ड्यूरिंग द अब्बासिड कैलिफेट, ये आप रीड करना, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से शो कर देता हूँ। ये एक्चुअली ये डायनेस्टीज वगैरह के बारे में, डायनेस्टी ये वो डायनेस्टी ये है ना। अगर आप चाहते हो उसका मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँ तो आई थिंक मैंने उस पर वीडियो बना चुका हूँ मैं, ठीक है। और आप कह रहे हो इतनी जल्दी जल्दी क्यों करा रहे हो, क्योंकि भैया के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, अब आने वाले हैं, नहीं तो आने वाले हो, क्योंकि मैं अप्रैल क्लास में बना रहा हूँ ये, तो भैया को भी अपना पढ़ना होता है। आप भैया आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये आप लोग इनफ नहीं है क्या। इसके अलावा एक हम शॉर्ट नोट और देखेंगे, और इसके अलावा हो सके तो मैं ना वो वाला क्वेश्चन है फ्यूडलिज्म वाला भी इसी वीडियो में करा दूँगा, क्योंकि क्या करना है लंबा खींच के, है ना, दोबारा बनाना वीडियो। अब बस का डेक्लाइन भी आ गया, मंगोल इन्वेजन आया, ठीक है। ये हम किस पे आ गए, मिडिएवल एरा में आ जा रहे हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का कंक्लूजन आ गया, कंक्लूजन देख लेते हैं। द एब्बासिड कैलिफेट वॉज अ टाइम ऑफ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, जो एब्बासिड कैलिफेट थे उनका टाइम था बहुत ज़्यादा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इस्लामिक वर्ल्ड में। इट चेंज द सोशल स्ट्रक्चर, एक्सपेंडेड द इकोनॉमी एंड built a political system that lasted for centuries. As the Abbasids promote inclusivity, अब्बासिड्स ने इंक्लूसिविटी पे ज़्यादा फोकस किया है। बेसिकली एक होता है एक्सक्लूसिव, होता है इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव होता है, जो कुछ लोगों के पास होता है, इंक्लूसिव होता है हर एक के पास होता है, ठीक है। अलाउइंग नॉन अरब मुस्लिम्स टू राइज एंड कंट्रीब्यूट। द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन वॉज इन द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल फील्ड, मेकिंग द पीरियड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एराज ऑफ नॉलेज इन ह्यूमन हिस्ट्री। Though political control weakened over time, the Abbasid legacy shaped the Islamic world and beyond the generations. इसके अलावा हम स्पार्टन ओलिगार्ची पढ़ते हैं। ओलिगार्की ये कभी कभी शॉर्ट नोट में आया था, इसको पढ़ते हैं। ओलिगार्की मीन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब बेसिकली जो स्मॉल ग्रुप ऑफ जो पीपल होता है वो उसको पावर को होल्ड करता है। एंशियंट स्पार्टा में ये सिस्टम फॉलो किया जाता था। स्पार्टा पॉलिटिकल सिस्टम वॉज कॉल्ड मिक्स ओलिगार्की, क्योंकि जो पावर थी शेयर हुआ करती अमंग डिफरेंट ग्रुप, जैसे कि टू किंग्स में हो रही है ये, 2 किंग हैं इसमें। ऐसे यहाँ पे काउंसिल ऑफ एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं वो लोग कर रहे हैं काउंसिल को हेड। या फिर यूफर्स हुआ करते थे इलेक्टेड एनुअली, जिनको इलेक्ट किया जाता है एनुअली। अफेला यानी बेसिकली असेंबली हुआ करती है, इसका कंक्लूजन यू कैन गो विद इट। पैक्स रोमाना पता है क्या होता है, एक रोमन पीस होता है, रोमन पीस इसका मतलब होता है, रोमन में इसको पैक्स रोमाना पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में लिटरल मीनिंग देखता हूँ रोमन पीस होता है, ठीक है। ये लैटिन वर्ड है बेसिकली पैक्स रोमाना। ये लॉन्ग पीरियड रहा है पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस, ये टाइम था यहाँ पे कि पीस और स्टेबिलिटी रही थी यहाँ पे रोम में, ठीक है। मेन फीचर क्या थे यहाँ पे, अगस्तस ने स्टार्ट किया था। यहाँ पे पीस और ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करे जा रहे थे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई, कल्चरल डेवलपमेंट हुए, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग आर्मी यहाँ पे बन गई। इसका कंक्लूजन देखिए तो पैक्स रोमाना एक गोल्डन एज था रोमन एम्पायर का, जिसमें कि टाइम ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी देखी गई। रोम ग्रो हुआ,
एक बहुत बड़े एम्पायर में अगर हिस्ट्री में देखें तो हम, ये भी कंप्लीट हो गया शॉर्ट नोट, ठीक है। इसके अलावा अब जो हमारा फ्यूडलिज्म वाला है उस पर चलते हैं। फ्यूडलिज्म वाला आ गया। द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द मेडिवल वेस्टर्न यूरोप. It shaped the political, economical, and social structure of the Europe from the 9th century to the 15th century. Feudalism was not built over night. एकदम से एक रात हुई फिर सुबह से एकदम से ऐसा नहीं हुआ, तो उसको काफ़ी टाइम लगे। ये धीरे धीरे स्लोली डेवलप हुआ, ठीक है। इसमें बहुत से चेंजेस आए अलग अलग, है ना। और इसमें वेरियस इवेंट आए सच एज फॉल ऑफ रोमन एम्पायर का फॉल होना, बारबेरियन इन्वेजन होना, इन अ नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड द ऑर्डर। इस आंसर में क्या पढ़ेंगे, फ्यूडलिज्म क्या है और ये कैसे इमर्ज हुआ, कहाँ से इमर्ज हुआ, कैसे इमर्ज हुआ, क्यों इमर्ज हुआ, और डेवलपमेंट, मेन डेवलपमेंट क्या रहे इसके राइज के। इसके अलावा की फीचर्स क्या है, की इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे, इम्पैक्ट क्या रहा वेस्टर्न यूरोप का, ठीक है। इसके अलावा देखें तो व्हाट इज़ फ्यूडलिज्म देखते हैं। फ्यूडलिज्म एक लैंड ओनरशिप, एक सिस्टम ऐसा, एक फ्यूडलिज्म एक सिस्टम है जिसमें कि लैंड ओनरशिप और ड्यूटीज़ को देखा जाता है। अंडर इन द दिस सिस्टम किंग गेव लैंड टू नोबल्स, जो किंग होता है नोबल्स को लैंड दे देता है इन एक्सचेंज ऑफ लॉयल्टी और सोल्जर्स। किंग फ्री होने के लिए किंग एक अपने नीचे रखता है एक इंसान जो जिसको कि लैंड दे देता है। लैंड के बदले वो क्या करता है, उसको चाहिए सिर्फ लॉयल्टी और सोल्जर्स अपने नोबल्स से, लॉर्ड से, ठीक है, जिनको लॉर्ड बोला जाते थे। नोबल्स गेव पार्ट देयर लैंड टू नाइट, जो देखो पहले किंग है, किंग ने पहले बहुत साफ राइटिंग लिखूँ, किंग ने दे दी लैंड नोबल को, नोबल को लॉर्ड भी बोला करते हैं। नोबल ने दे दी अपनी लैंड नाइट को, जिनको वेसल्स बोला करते हैं। वो प्रोटेक्ट द लैंड, जो कि लैंड को प्रोटेक्ट किया करते थे, और ये भी दे दिया करते थे पीजेंट्स को। पीजेंट्स होते हैं बेसिकली सर्फ, वर्कड ऑन द लैंड, गेव पार्ट, प्रोड्यूस, एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन, ये सब कुछ क्या करते थे ना। इट वॉज बेस्ड ऑन द लैंड, फीफ, लैंड को, जो यहाँ पे फीफ आया वर्ड, फीफ का मतलब ये होता है लैंड, लॉयल्टी, military service, mutual obligations, the entire society and organization in the hierarchical structure where everyone had a mixed place and role. Historical background, collapse of Roman Empire. Historical background देखें तो इस रोमन एम्पायर जैसे ख़त्म हुआ, जब ये स्टार्ट हो रहा था फ्यूडलिज्म, यहाँ पे जैसे डिक्लाइन हो रहा है रोमन एम्पायर का, तो हमें देखने को क्या मिल रहा है, फ्यूडलिज्म राइज कर रहा है। फॉल ऑफ रोम 476 एडी में वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स, गिर जाता है, एकदम ख़त्म होने स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू इंटरनल वीकनेस, क्योंकि इंटरनल वीकनेस थी, साथ साथ इन्वेजन हो रहा था ग्रीक, एक जर्मेनिक ट्राइब का, जैसे कि विसिगोथ्स, वेंडल्स एंड ऑस्ट्रोगोथ, ऐसे ट्राइब्स का। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसअपियर, सेंट्रल गवर्नमेंट ही मेन गवर्नमेंट वो डिसअपियर ही हो गई, बताओ। रोड ट्रेड एंड लॉ इन्फोर्समेंट, सिटी ब्रोकन डाउन, ये सब चीज़ तोड़ फोड़ दी गई। राइज ऑफ लोकल पावर, छोटे मोटे पावर्स का राइज होने लग गया, ठीक है भाई। सेंट्रल अथॉरिटी से कोई ना कोई तो आएगा ना पावर में, तो वो आने लग गया। इन्वेजन एंड नीड फॉर प्रोटेक्शन, अब भाई रोम का फॉल हुआ, वेस्टर्न यूरोप फेस करता है न्यू वेव्स ऑफ इन्वेजन, तो क्या होता है, कोई ना कोई तो आएगा भाई चलने के लिए। विकिंग्स आए थे हमारे कहाँ से, नॉर्थ से फीड्स वॉरियर्स फ्रॉम स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, जो कि इसका अब आज के टाइम पे देखें नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क है। अटैक कोस्टल विलेजेस, टाउन्स एंड चर्चेज, नोन फॉर क्विक रेट्स एंड सेलिंग अप रिवर्स। जो आए थे हमारे जो मैगियर्स थे वो ईस्ट से आए थे। नॉमैडिक हॉर्समैन हुआ करते, मॉडर्न डे हंगरी है जो कि, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हम रेडिड ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, इन्होंने ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप पे रेड करी। मुस्लिम्स देखा जाए, मुस्लिम साउथ की अटैक किया, साउदर्न फ्रांस, इटली एंड मेडिटेरेनियन में। अब डेक्लाइन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द राइज ऑफ नोबल्स, अब भाई देखो, अब कोई किंग बहुत ज़्यादा वीक हो रहा था, लोकल लॉर्ड्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे, तो किंग वीक हो रहा है तो भाई वो उनको दबाएंगे। एक कोई होता है ना, कोई वीक होता है तो उसको जो पावर होती है उसको दबाती है, ठीक है।
चार्ल्स मैग्नी की डेथ के बाद इनका एम्पायर डिवाइड हो गया, जो रोमन एम्पायर था। हिज ग्रैंडसन साइंड द ट्रीटी ऑफ वर्दन स्प्लिटिंग द एम्पायर इनटू 3 पार्ट्स। द डिवीजन लेड टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, ये डिवीजन था उसने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कर डाला। फर्दर डिसेंट्रलाइजेशन, और जो पावर थी डिसेंट्रलाइज होती चली गई, ठीक है। लॉर्ड गेन पावर, जो नॉबल्स हुआ करते थे उनको पावर मिलने लग गई, ठीक है। दे बिकेम मोर इम्पोर्टेंट देन किंग, पावर्स किंग से ज़्यादा पावर इनके पास आ गई और इम्पोर्टेंट बन गए। फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट होने लगा, लॉर्ड एंड वेसल रिलेशनशिप। वेसलेज बेसिकली क्या होता है, वेसल्स वॉज समवन हु सॉर लॉयल्टी टू लॉर्ड, यानी जो जिम्मेदार होते हैं लॉयल्टी के लॉर्ड के, ठीक है। इसके अलावा इसके रिटर्न में लॉर्ड उनको दिया करता है पीस ऑफ लैंड, जिसको कि हम फीफ बोला करते हैं। वेसल्स प्रॉमिस करते हैं मिलिट्री सर्विस के लिए, भाई आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके लिए होंगे। फ्यूडल कॉन्ट्रैक्ट बना करते थे, एक रिलेशन होता था लॉर्ड और वेसल के बीच में, जो कि फॉर्मलाइज हुआ करता थ्रू अ सेरेमनी कॉल्ड होमेज। सेरेमनी होती थी होमेज, जो कि बहुत ज़्यादा इसी को रिलेशनशिप को फॉर्मलाइज किया करती थी, ठीक है। इसके अलावा रोल ऑफ मैनर सिस्टम, जो कि इकोनॉमिक फाउंडेशन हुआ करती थी। अब मैनर क्या होता है, मैनर एज ए सेल्फ सफिशिएंट एग्रीकल्चरल स्टेट हुआ करता है, ठीक है। इट इंक्लूडेड द लॉर्ड हाउस, मैनर हाउस, लॉर्ड का हाउस, लॉर्ड को ही मैनर बोला करते हैं, मैनर का हाउस, फार्म लैंड, पीजेंट्स, विलेज एंड चर्चेज। रोल ऑफ सर्व कौन हुआ करते हैं, सर्व वर पीजेंट, सब बेसिकली पीजेंट हुआ करते थे। हु कुड नॉट लीव द लैंड विदाउट परमिशन, जो बिना किसी अपनी मर्जी से वो छोड़ नहीं सकते थे लैंड को, जब तक उनसे परमिशन ना ले लें कि प्लीज़ हमें छोड़ दें, हमें नहीं काम करने यहाँ पे। भाई जो क्यों छोड़ना चाहते थे, इनको काम करते थे, ज़बरदस्ती जबरन काम करते थे, ब्रूटल कंडीशन थी इनकी बहुत ज़्यादा। द रोल ऑफ द चर्च इन द फ्यूडलिज्म, कैथोलिक चर्च प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल फ्यूडल सोसाइटी में। चर्च एज अ लैंड ओनर, चर्च ओन करता है बहुत ज़्यादा लैंड, बहुत बड़े लैंड। एक्टेड एज द फ्यूडल लॉर्ड, एक्ट करने लग गया था चर्च एज अ फ्यूडल लॉर्ड। बिशप्स एंड अबोट्स could have vessels and collected rents. Moral authority, the church taught that the authority system was divinely ordered. Everyone had the role given by God, हर एक के पास रोल है जो कि गॉड दे रहे हैं। It was legitimacy to king and lords. Peace and unity. During this time of violence, the church introduced ideas like peace of gods and terrence of God, which limited warfare. इसने की वारफेयर को लिमिटेड कर दिया। दस द चर्च सपोर्टेड द स्टेबलाइज्ड फ्यूडल सोसाइटी। इसके अलावा देखें फ्यूडल हायरार्की कैसी थी, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये है सोशल स्ट्रक्चर। पहले किंग हुआ करता था, उसके नीचे नोबल हुआ करता था, नोबल के नीचे नाइट हुआ करता था, और नाइट के नीचे सर्व हुआ करते थे पीजेंट्स। जैसे हम ऐसे माने किंग के नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो एक ट्राइंगल बनाना, इसके ऊपर किंग लिखना, किंग के नीचे यहाँ पे लिखना क्या, नोबल्स, नोबल्स के नीचे लिखना यहाँ पे नाइट्स, इसके नीचे लिखना पीजेंट्स या फिर सर्व्स, ठीक है। ऐसे बना के आना, बहुत अच्छा लगेगा। की डेवलपमेंट क्या रहती है, यूज़ ऑफ कैसल्स यानी बड़े बड़े जो पैलेसेस हुआ करते हैं वो बनने स्टार्ट हो गए डिफेंस के लिए। कैसल्स एक फ्यूडल पावर की तरह देखा जाता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए भी देखा जाता है। यूज ऑफ शिवेलरी के नाइट्स फॉलोड अ कोड ऑफ कंडक्ट कॉल्ड शिवेलरी। शिवेलरी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। दे हैव टू बी ब्रेव, लॉयल एंड प्रोटेक्टेड द वीक। इनका एक जो नाइट्स हुआ करते हैं उनको बहादुर होना ज़रूरी है, लॉयल होना ज़रूरी है, जिससे कि प्रोटेक्ट कर सकें जो कमज़ोर लोगों को, ठीक है। इसके अलावा देखें तो हम इनहेरिटेंस ऑफ द फीफ, जो फ्यूडल लैंड्स हुआ करते थे वो हेरिटरी बन जाया करते थे, ठीक है। सन ऑफ लॉर्ड्स एंड नाइट्स इनहेरिटेड लैंड एंड टाइटल्स, दिस लेड टू द पावरफुल नोबल्स कंट्रोलिंग रेन एंड जनरेशंस। अब रीजन एंड एग्जांपल ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्रांस की देखें तो फ्यूडलिज्म वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। इंग्लैंड का देखें तो आफ्टर नॉर्वेन कॉन्क्वेस्ट द कॉन्क्वरर इंट्रोड्यूस द मोर ऑर्गेनाइज फ्यूडल सिस्टम, ठीक है। और जर्मनी और इटली का देखें तो ये बहुत ज़्यादा थोड़ा फ्रेगमेंटेड था फ्यूडलिज्म, ठीक है। डेक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म थोड़ा ब्रीफली में शॉर्ट में जानेंगे। दो इट लास्टेड फॉर सेंचुरीज, फ्यूडलिज्म इवेंचुअली डिक्लाइन ड्यू टू राइज ऑफ टाउन एंड ट्रेड। क्यों फ्यूडलिज्म डिक्लाइन हुआ, क्योंकि कैपिटलिज्म बेसिकली हम बोल सकते हैं कैपिटलिज्म का राइज हो रहा था। अब कैपिटलिज्म यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, जस्ट बोलेंगे हम राइज ऑफ टाउन्स एंड ट्रेड,
स्ट्रॉन्ग मोनार्कीज आ रही थी, ब्लैक डेथ रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन, जो ब्लैक डेथ हुई थी, जो ब्लैक डेथ एक पेंडेमिक आया था, उसने पॉपुलेशन को रिड्यूस कर दिया था। पीजेंट रिवॉल्ट हो जाते है ना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ब्रूटल कंडीशन थी उनकी काम करने की, है ना। यूज़ ऑफ मनी इंस्टेड ऑफ लैंड ग्रांट्स, दीज फैक्टर्स स्लोली वीकन द फीटल बॉन्ड्स। इसके अलावा कंक्लूजन ये रहा। कंक्लूजन के बाद हमारा यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो यस, we complete this one short revision, so let's wrap it up. Thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe. Telegram channel join कर लो. If you want to donate anything you can donate. Telegram channel पे स्कैनर है. Thank you so much. Bye bye.